देखें तो आज हमारा क्या चैप्टर 4 है, आंकड़ों का प्रबंधन। और इसमें 8 ग्रेड की बुक निकाल लें यहाँ पर सभी। तो देखें यहाँ पर क्या है, पहले क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है, इनसे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट जो हमको बुक में दे रखे हैं उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है, इसमें एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उनको अटेंड करके हम बताएंगे। ठीक है, 8 ग्रेड की बुक सभी निकाल लें और जो पेज में निकाल रहा हूँ उसी पेज को आप निकालते हुए बढ़ते हुए चलें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, पहले क्या है, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचना जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ठीक है, जब भी हम क्या है कोई सूचनाएं, कोई जानकारी एकत्रित करते हैं तो उन जानकारी की के जो सूचना होती हैं उन सूचना को हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं, डाटा कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या क्या करना है, आंकड़ों के अध्ययन के लिए उन्हें क्या है, क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है, संगठित किया जाता है। ठीक है, तीसरा, उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच जो अंतर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं या रेंज कहते हैं। ठीक है, परिसर या रेंज क्या होता है कि जब भी हमको क्या है कई संख्या दे रखी हैं उनका परिसर रेंज निकालना है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का क्या कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पर जो नीचे दिया है संख्या दे रखी है, कुछ क्या दिए, यहाँ पर जैसे दिए 6, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9, इनका हमको क्या निकालना है, जैसे रेंज निकालना है, परिसर निकालना है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 10, तो 10 लिख दिया। सबसे छोटा नंबर क्या है, 5, तो ये 5 लिख दिया और दोनों का अंतर कर दिया। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने जाएंगे, 5। मतलब इन संख्याओं का जो परिसर है वो कितना है, 5 है। ठीक है, दूसरा देखें तो दिए गए आंकड़ों का औसत या माध्य कैसे निकालेंगे, कहीं पर भी हमको क्या है, माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है, तो क्या करना है, यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे, मतलब सभी को जोड़ेंगे और जितने प्रेक्षण है उनका भाग देंगे। ठीक है, जैसे अपने पास ऊपर जो संख्या थी क्या थी, यहाँ पर क्या है 6, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9, तो इनको सभी को पहले लिख लिया कि 6 + 9 + 8, 7, 10 + 8 + 7 + 7 + 7 + 8 + 5 + 9, इनको जोड़ा तो कितने आए, 76। ठीक है, और बटे में कितनी संख्या हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं, इसलिए 10 से भाग दे दिया। तो 76 में 10 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 7.6। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पर माध्य कहलाता है, जब भी आपको माध्य निकालना हो। ठीक है, दूसरा आपको क्या, जैसे इसमें पढ़ना है बहुलक, तो बहुलक के जब हमको बहुलक निकालना होता है तो जो संख्या दे रखी हैं उन संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे अपने पास ये संख्या दे रखी है 6, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, 7। 7 3 बार आई है, 7 से ज्यादा और कोई सी संख्या नहीं है जो 3 से ज्यादा बार आई है। ठीक है, जैसा 8 है तो 2 ही बार आई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, 7। तो इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं का जो बहुलक है वो 7 है, मतलब आंसर आपका 7 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको आता है कि यहाँ पर क्या है, माध्यक। ठीक है, ये अगला क्या आता है, माध्यक या माध्यिका। ठीक है, इसको माध्यक या क्या बोलते हैं, माध्यक भी, माध्यक को माध्यिका ही बोलते हैं, मीडियन भी इसको बोला जाता है। तो माध्यक जब निकालते हैं तो सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी होती हैं उन्हें या तो आरोही क्रम में लिखना होता है या अवरोही क्रम में लिखना होता है। या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब या तो बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिख लो, किसी भी क्रम में लिख लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे घटते क्रम में लिख लो चाहे बढ़ते क्रम में लिख लो। ठीक है, जैसे जो संख्याएं थी उनको हमने लिखा बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखा। ठीक है, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार के सभी को लिखा। और सभी को लिखने के बाद उनमें हम देखते हैं कि बीच वाली संख्या कौन सी है। अब चूंकि यहाँ पर 10 संख्या है तो इनमें बीच में 2 संख्याएं आ रही हैं, 7 और 8। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या है और 10 है तो बीच में 2 संख्याएं आएंगी,
7 और 8। अब इनका अपन को माध्य निकालना है, तो 7 और 8 को जोड़कर आधा कर दो, मतलब 2 से भाग दे दो। 7 और 8 को जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 15 आ जाएंगे। और 15 में क्या कर देंगे? 2 का भाग देंगे, मतलब आधा कर देंगे। तो 15 के आधे मतलब कितने होते हैं? 7.5। तो इस प्रकार आपका जो माध्य है, माध्यिका है, वो कितनी आ जाएगी? 7.5 माध्यिका आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप माध्यिका निकालोगे। ठीक है, इन सभी की आपको जरूरत पड़ना है एक्सरसाइज में, इसलिए यहाँ पर यदि आपको समझ में आ गई तो आप एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो कराएंगे भी हो। तो अगला देखें यहाँ पर क्या है, क्या है? माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक, इन समूह को आंकड़ों का प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान कहा जाता है। समूह को, इन तीनों का जो समूह बनता है, ग्रुप बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? केंद्रीय मान कहते हैं। ठीक है, दिए हुए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे हम बारंबारता कहते हैं। जो क्या, कोई भी संख्या हमको दे रखी होती है, उसमें जो संख्या जितनी बार आती है उसे हम क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। जैसे ऊपर संख्या दे रखी थी, जैसे इसमें यहाँ पर क्या 5 है, एक बार आया है, तो इसका मतलब ये है कि 5 की बारंबारता 1 है। 6 इसमें कितने बार आया है? तो 6 एक बार आया, मतलब 6 की बारंबारता 1 है। 7 कितने बार आया? इसमें 3 बार आया है, इसका मतलब 7 की जो बारंबारता है वो कितनी है? 3 है। 8 2 बार आया है, इसका मतलब 8 की बारंबारता 2 है। 9 2 बार आया तो मतलब 9 की बारंबारता 2 है। 10 एक बार आया, मतलब 10 की बारंबारता 1 है। जो संख्याएं हमको दे रखी होती है, आंकड़े हमको दे रखे होते हैं, उनमें जो संख्या जितनी बार आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी बारंबारता कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आगे समझते हैं यहाँ पर। तो आगे हमको क्या दिया है? जब आंकड़े बड़े होते हैं या तो समूह में व्यवस्थित किए जा सकते हैं, या प्रत्येक समूह का एक वर्ग अंतराल वर्ग कहलाता है। जैसे सब संख्या बड़ी ज़्यादा होती हैं तो फिर उनको वर्ग अंतराल में बांट दिया जाता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार बांट दिया जाता है। ठीक है, इन वर्ग अंतराल जो होता है उसमें जैसे 10 से 20 है, तो इस 10 से 20 में के नीचे वाली संख्या को निम्न वर्ग सीमा कहेंगे और ऊपर वाली संख्या को कहेंगे उच्च वर्ग सीमा कहेंगे। ठीक है, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का जो अंतर होता है उसे ही हम कहते हैं अंतराल की चौड़ाई या माप कहलाती है। जिस सभी क्वेश्चन आपको बनेंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखना। ठीक है, जो वर्ग अंतराल होता है उसमें छोटी वाली संख्या और बड़ी वाली संख्या का जो अंतर होता है उसे हम अंतराल की चौड़ाई कहते हैं, माप कहलाता है। ठीक है, आगे देखें, आगे हमको क्या दिया है? दिए हुए आंकड़ों में के विभिन्न प्रेक्षणों अथवा वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाने वाली सारणी होती है, वो बारंबारता सारणी कहलाती है, इसको छोड़ के। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं, और आपने यदि ऊपर वाले बिंदु यदि सही से समझ लिए तो इनको बहुत हद तक आप कर सकते हो। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? क्या निकालने? आपको प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता जो होती है, ठीक है, प्रायिकता जब निकालते हैं तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, वो होता है अनुकूल घटनाएं और बटे में कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अनुकूल घटना और कुल घटना क्या होती हैं? अब जैसे इसमें बोल रहे कि एक सिक्के को उछालेंगे, तो आप जानते हो कि जब आप सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, इसमें जैसे चित्त और पट्ट, चित्त मतलब हेड आ सकता है, पट्ट मतलब टेल आ सकता है। जब सिक्के को उछालोगे तो दो में से कोई सा भी तरीका बन सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसका मतलब कुल घटना तो कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। सिक्का उछाला तो उससे पहले आप क्लियर नहीं कर सकते कि हेड आ गया टेल आ गया, लेकिन इनसे बाहर भी नहीं जाएगा। दूसरा, अब अनुकूल घटना क्या होती है? तो अनुकूल घटना मतलब जो आपने मांगा, जैसे क्या है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब इसमें हेड कितनी है? तो हेड एक ही है, 2 टोटल हैं और 2 में से हेड आने की संभावना कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब अनुकूल घटना कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार प्रायिकता क्या बनी? 1/2। ठीक है, मतलब 1/2। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती है? प्रायिकता
हो जाती है 1/2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यदि ये बात समझ में आ गई होगी तो नीचे वाला क्वेश्चन भी यही है। क्या दिया है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो, पासे को जब फेंकोगे तो पासा कौन सा, सांप सीढ़ी में जो होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक छपे होते हैं। मतलब पासा जब फेंकोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है कुल घटना तो 6 है, मतलब 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी यहाँ पर डिजिट। ठीक है, तो अब आपके पास कुल घटना 6 है, लेकिन इसने पूछा क्या है, यहाँ पर 2 आने की संभावना, तो इसमें 2 कितनी है, तो 2 तो इसमें 1 आई है, तो इसका मतलब 1। 2 कितने, 2 आने के तरीके तो एक ही है यहाँ पर इसी तरीके यहाँ पर एक ही तरीका है 2 आने का। 6 टोटल तरीके हैं, इनमें से एक तरीका 2 आने का है, इसका मतलब 1/6 आपका आंसर होगा। बहुत ही सरल है यदि आप इसको सही तरीके से करो तो। ठीक है, और यही आपको क्या वार्षिक परीक्षा में भी इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ा यहाँ पर, तो क्या दिया है, देखें क्या दिया है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण कहलाता है। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला जो आलेख होता है वह कहलाता है पाई चार्ट, या इसको आप वृत्त चार्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना, कभी परीक्षा में आपको वृत्त चार्ट मिल सकता है, वृत्त चार्ट या पाई चार्ट। ठीक है, संपूर्ण और एक भाग को दर्शाने वाला जो आलेख होता है उसे हम वृत्त चार्ट या पाई चार्ट कहते हैं उसमें। ठीक है, फिर आगे जाते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर थोड़ा इसका अब इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको, फिर भी इतना तो दिख रहा है, यहाँ पर सामने को आ रहा होगा। तो इसमें क्या दिया, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण कहलाता है। तो चित्रीय निरूपण कहलाता है चित्रलेख, चित्रलेख। ठीक है, चित्रीय निरूपण चित्रलेख, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो जी, हमको दिए 5 का क्वेश्चन कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक याद कीजिए। अब बहुलक यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बहुलक क्या होता है कि जो संख्या दे रखी हैं उनमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसे ये बहुलक कहते हैं। इसमें यदि आप देखो तो देखो 16 जैसे 9 है तो 1 2 और 3 4 बार आया है 9, और 16 एक ही बार आया है, और 10 एक ही बार 12, तो 12 यहाँ पर एक ही बार 13, तो 1 2 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार इसमें 9 आया है, मतलब यहाँ पर देखो 2 3 और 4 बार आएगा, और 4 से ज्यादा कोई सा नंबर नहीं है, इसका मतलब 9 इसका बहुलक है। जो संख्या दे रखी है उनमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वो उसका बहुलक कहलाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या है, 9 आया है, तो इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं का बहुलक क्या है, 9 है। ठीक है, अब आगे जाती है, देखो देखिए यहाँ पर, तो फिर प्रायिकता आती है। तो क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़े पहले अच्छे से, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी भी ना करें उसमें। क्या दिया है, एक थैली में 5 लाल गेंदें हैं और 3 पीली गेंदें, मतलब 5 लाल और 3 गेंद पीली, तो टोटल कितनी हुई यहाँ पर 8 हुए। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब बिना देखे एक गेंद निकालेंगे तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इसमें देखो पहले एन ऑफ एस मतलब कुल घटना है, एन ऑफ एस क्या बोलते हैं, कुल घटना है। तो कुल घटना कितनी दे रखी है, तो 5 और 3 8 गेंद हैं, तो कुल 8 गेंद है। इनमें से अनुकूल घटना मतलब एन ऑफ ए, अनुकूल घटना मतलब क्या होता है, एन ऑफ ए, ऊपर लिखाया था फॉर्मूला मैंने। तो अनुकूल घटना, तो इससे पूछ रहा है कि थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद, तो लाल गेंद कितनी है 5, तो 5। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, प्रायिकता चाहिए। तो प्रायिकता बराबर जो होती है, प्रायिकता जिसको हम P से दर्शाते हैं, P ऑफ ए से दर्शा देते हैं, प्रायिकता बराबर होता है एन ऑफ ए बटे में एन ऑफ एस, या इसको आप शब्दों में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, अनुकूल घटनाएं और बटे में कुल घटनाएं। ठीक है, अनुकूल घटना बटे में कुल घटनाएं। तो एन ऑफ ए मतलब अनुकूल घटना कितनी है 5,
और कुल घटनाएं कितनी है 8, तो 5/8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, जिसकी प्रायिकता निकल गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसको नोट भी करते चलें अपनी क्या बुक में, जो एड ग्रेड की बुक आपको दे रखी है। ठीक है, अब देखिए आगे जाती है तो इसमें दिया है जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। देखो, अब जब एक पासे को फेंका जाता है तो आप जानते हो कि पासे को जब फेंकोगे तो क्या क्या आएगा। तो पासे को फेंकोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, क्योंकि पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक रहते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न आपका क्या है वो पढ़ो। 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या क्या है 6। ठीक है, 5 से बड़ी संख्या क्या है 6, मतलब ये आंसर हो गया। अब दूसरा है 5 से बड़ी, 5 से बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 5 से बड़ी संख्या, ये जो 5 से बड़ी संख्या नहीं है तो 5 से बड़ी संख्या तो है, इसमें प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी नहीं है, तो जो यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या जैसे 7 ही नहीं है, 8 ही नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे देखो इसमें 1 2 3 4 5 7 आए, तो इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या 2 है, एक अभाज्य नहीं है, एक तो विषम है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लिख दो। ठीक है, फिर सम संख्या, तो सम संख्या तो इसमें देखो 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या और 6 भी सम संख्या है, तो इसमें 2 और 4 और 6, तो ये सम संख्या जाने यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके आंसर उसके बन जाएंगे उसमें। ठीक है, उसमें से ही करके देखते हैं यहाँ पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखें तो आगे जाती हैं, देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं, इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। पाई चार्ट बनाना मतलब वृत्त चार्ट आपको बनाना है। इसमें क्या दिया है, पहले दिया है वार्षिक उत्पादन, गेहूं 2750 टन, शक्कर 2500 टन और चावल 1500 टन हुए है। तो इसको आप वृत्त चार्ट में कैसे दर्शाएंगे, तो आप पहले एक वृत्त बना लोगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया। इसमें देखें यहाँ पर इसको 3 भागों में करना है। ठीक है, और 3 भाग में से आपको इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर चावल सबसे कम है, तो सबसे कम पर यहाँ पर क्या भाग चावल का दर्शा देंगे। ये जैसे चावल हो गया, ठीक है, और आप नाप के बना सकते हैं, मैंने तो ऐसे खींच दिया इसको। ठीक है, चावल। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या है शक्कर, तो दूसरे नंबर पर शक्कर को ज़्यादा दर्शा देंगे, शक्कर होगा यहाँ पर। ठीक है, ये शक्कर होगा यहाँ पर कितना शक्कर वाला, और शेष सबसे ज़्यादा भाग किसका गेहूं का है, तो सबसे ज़्यादा भाग गेहूं का कर देंगे। तो ये वृत्त चार्ट उसमें बन जाएगा। इसमें नंबर भी आप लिख दोगे कि शक्कर कितनी है 2500 टन, चावल कितना है 1500 टन और गेहूं कितना है 2750 टन। इस प्रकार एक वृत्त आप बढ़िया बना दोगे यहाँ पर क्या। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ाते हैं तो देखें तो आगे क्या दिया है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पढ़े, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखें तो क्या दिया है, तो इसमें आप यहाँ पर क्या है, अब इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, पहले चार्ट को पढ़ लेते हैं। इसमें जैसे पैदल चलने वाले कितने हैं 80 डिग्री, बस से चलने वाले कितने 120 डिग्री, कार से चलने वाले कितने हैं 70 डिग्री और साइकिल से चलने वाले कितने हैं 90 डिग्री। इन सभी को प्लस करोगे तो 360 आएगा, क्योंकि हम जानते ही हैं कि टोटल जो डिग्री होती है वो 360 होती है। जिस प्रकार टोटल परसेंट 100 होते हैं ना, तो उसी प्रकार टोटल जो डिग्री होती है 360 होती है। अब प्रश्न पढ़ें तो पहला प्रश्न क्या दिया है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। पहले प्रश्न का आंसर आपको सॉल्व करना है कि यहाँ पर क्या है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो साइकिल से स्कूल,
जाने वाले विद्यार्थी। ठीक है, तो साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, अब से साइकिल से स्कूल जाने वाले कितनी है, 90 डिग्री है, मतलब टोटल विद्यार्थी कितनी है, 672 हैं, और 672 का आपको 90 डिग्री निकालना है, तो 672 का 90 डिग्री, तो 90 और डिग्री, डिग्री मतलब 360। ठीक है, तो डिग्री मतलब यहाँ पर क्या है, 360, तो बटे में 360। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 4, और 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 एकम 4, 2 बचे 27 हो गए, 4 6 24, 3 बचे 4 8 32, तो 168, मतलब यहाँ पर 168 विद्यार्थी ऐसे हैं जो साइकिल से स्कूल जाते हैं। ठीक है, देखो तो 168 आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर लिखेंगे हम बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी। देखें, तो बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, तो बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी कितनी है, 120 डिग्री, मतलब यहाँ पर 672 है टोटल, और 672 का 120 डिग्री निकालना है, तो 120 और डिग्री है टोटल, तो इसका मतलब 360। तो देखें सॉल्व करें, 0 से 0, 12 एकम 12, 12 3 36, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। तो इस प्रकार बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 224। तो 224 आपका आंसर इसमें बन गया इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखें, तो आगे क्या है अपना अगला क्वेश्चन, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें ट्यूबवेल से सिंचाई 25%, अन्य तरीके से 12%, टैंक से 17% और नहर से 46%। अब इसमें पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो इसमें देख रहे हैं नहरों द्वारा कितनी, 46%, तो इसका लिख दो 46%, इसमें तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो किससे, टैंक से, तो यहाँ पर लिख देंगे टैंक, 17% भूमि टैंक से सींची जाती है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो देखो ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, 25%, तो इसमें आप क्या लिख दोगे, 25% लिख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दंडालेख है जी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दंडालेख कहते हैं। तो निम्नलिखित दंडालेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंडालेख को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें जैसे इधर संख्या दर्शा रहा है और नीचे वर्ष दिए, मतलब 2003 और 4 में कितने विद्यार्थी थे, 100। 2004-5 में कितने विद्यार्थी थे, 200, ये यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है 200। 4, 5 और 6 में कितने विद्यार्थी थे, तो देखें यहाँ पर 5, 6 में 250। 6, 7 में कितने विद्यार्थी थे, तो कितने थे, 300। और 2007-8 में कितने विद्यार्थी थे, तो देखें यहाँ पर 350। ठीक है, इनमें से ही आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर नीचे प्रश्नों को देखते हैं। तो नीचे दिया है, इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, से ये देखो, अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, तो ये आप इसमें लिख दोगे इसमें। ठीक है, अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या दिया है कि इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो यहीं से नोट कर दो आप। तो अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, तो ये यहाँ पर नोट कर दिया। अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दे रखी है इस दंडालेख में। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई, मतलब सबसे ज़्यादा कब बढ़े, वो आपको यहाँ पर देखना है। अब देखो सबसे अधिक विद्यार्थी कब बढ़े, तो देखो 2003-4 में कितने थे, 100 थे,
और 4 5 में कितने हो गए, 200 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ तो कितने बढ़े, यहाँ से यहाँ तक बढ़े कितने, तो यहाँ तक तो आप देखोगे तो 100 ही बढ़े, 100 से 200, ठीक है। और 2004 और 5 में 200 थे, और 6 और 5 और 6 में कितने हो गए, 250, मतलब यहाँ पर तो 50 ही बढ़ पाए, ठीक है। 2006 से 7 तक देखें तो यहाँ पर कितने बढ़े, देखो 250 से 350, 300 मतलब 50 ही बढ़ पाए। और दूसरा देखें तो यहाँ पर क्या 7 से 8 में यहाँ पर देखो कितने बढ़े, तो यहाँ पर देखो 300 से 350 मतलब 50, हर वर्ष 50 बढ़ा है। सबसे ज़्यादा कब बढ़े, तो 2004-5 में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई, तो कब हुई वृद्धि, 2004-5 में, ठीक है जी। बढ़े यहाँ पर 2004-5 में 100 से 200 हो गए। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2000, ठीक है। तो 2004-5 में विद्यार्थियों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो सबसे अधिक किस वर्ष में है, तो आपको वैसे ही दिख रहा है सबसे अधिक कहाँ पे आ गई, 2007-8 में कितनी है, 350। तो वर्ष पूछा है आपसे, तो आप वर्ष लिख दोगे 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, ठीक है। फिर देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया, बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 3-4 की संख्या की दुगुनी है। तो 5-6 में 3-4 से दुगुनी है का, तो 3-4 में कितने थे, 200, और 5-6 में कितने होगा, यहाँ पर देखो, तो 5-6 में होगा यहाँ पर कितने, 5-6 में होगा कितने, 250। तो दुगुनी तो नहीं है यहाँ पर, दोगुनी से यहाँ पर ज़्यादा, तो इसका मतलब दोगुनी है का। उसने ये पूछा कि दो यहाँ पर संख्या की दुगुनी है, तो असत्य है ये। तो 5-6 में दोगुनी नहीं है, 4-5 में दोगुनी है, तो ये कैसा है, असत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये आंसर बन जाता है उसमें, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। यहाँ पर देखें तो इसे क्या है, दंडालेख को फिर देखें, यहाँ पर क्या दिया है, देखें तो क्या दिया है, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला जो जैसे गणित में पहला दंड 2005-6 का है, और दूसरा वाला जो है नीला वाला वो कैसा है, 2006-7 का है। मतलब ये है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या 2006 में यदि क्या यहाँ पर प्राप्त अंक किसी विद्यार्थी के 2006 में यदि कितने 30 आए थे, तो 2006-7 में कितने आए, 60 आए। समाज विज्ञान में यहाँ पर क्या 50 थे, तो कितने होगा यहाँ पर 55 होगा, तो उनके बीच में। विज्ञान में तो देखें, विज्ञान में कितने थे, 45 थे, तो कितने हो गए, 50 हो गए। इस प्रकार अंग्रेजी में यहाँ पर क्या 2006-7 में क्या 45 के लगभग थे, और अंग्रेजी में फिर क्या 6-7 में घट गए, ठीक है। हिंदी में दोनों वर्ष बराबर बराबर आए थे, ये आपको दिख रहा है। इन्हीं से आपको आंसर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो इस द्विदंड द्वारा क्या दी गई, ये वाली लाइन लिख देंगे, 2 शैक्षिक, इसमें हमको सूचना क्या दी गई है, 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक, ये आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। प्राप्त किए गए अंक, ये यहाँ पर क्या है, ये पहले वाले आ वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख दो तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ, मतलब सबसे अधिक सुधार कहाँ हुआ, गणित में हुआ, ठीक है। गणित में कैसे हुआ कि पहले देखो पहले कितने थे, 30 थे, और 2006-7 में कितने हुए, 60 हुआ, तो सबसे अधिक बड़ा जो ग्राफ, तो गणित में सबसे अधिक सुधार हुआ। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई, कमी किस में आई, तो देखें यहाँ पर अंग्रेजी में कमी आ रही है, देखो पहले ऊपर था फिर नीचे आ गया ग्राफ, मतलब अंग्रेजी में गिरावट आई,
ठीक है, अंग्रेजी में गिरावट। ठीक है, फिर अगला है किस विषय में प्रदर्शन समान रहा, तो देखें हिंदी में समान रहा। हिंदी में देखो पहले भी और अब भी दोनों बार समान रहा, मतलब हिंदी में प्रदर्शन कैसा रहा, समान रहा, तो हिंदी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर अगले वाले पे चलते हैं। यहाँ पर देखें तो क्या दिया है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित किए। तो पाई चार्ट बनाना है आपको, मतलब एक वृत्त चार्ट बनाना है। ठीक है, ये वृत्त बना लेंगे। अब इसमें कुल कितनी है, 90 है, और हिंदी में 90 में से 40, मतलब आधे से थोड़ा कम। ठीक है, तो ये नीचे वाला भाग क्या हुआ है, हिंदी का हुआ है। हिंदी में ये हुआ है कितने, 40। ठीक है, फिर अंग्रेजी में कितने, यहाँ पर क्या है 25। तो अंग्रेजी में 25 मतलब शेष में से आधा अंग्रेजी में, तो ये अंग्रेजी का हुआ यहाँ। ठीक है, ये अंग्रेजी के कितने हुए यहाँ पर, 25 अंक हुए। फिर मराठी में 15 और हिंदी में तमिल में 10। तो मराठी, इसका मतलब मराठी में थोड़ा ज़्यादा, तो ये मराठी तो है, मराठी कितना 15, और शेष यहाँ पर क्या है, ये क्या हुआ है, तमिल हुआ है। ठीक है, तो तमिल में कितने 10। तो इस प्रकार ये क्या हुआ यहाँ पर, पाई चार्ट अपना बन गया, एक वृत्त चार्ट बन गया। ठीक है, एक वृत्त के रूप में अपन उनको बांट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखें तो आगे क्या दिए, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। अब इनको क्या करना है, आपको दंड आलेख इसमें बनाना है। तो मैं यहाँ पर चूंकि ऐसे ही खींचूंगा अंदाज से, और आप स्केल से बनाओगे, तो स्क्रीन पे स्केल का तो यूज मैं कर नहीं पाऊंगा। तो देखें यहाँ पर, तो इसमें दंड आलेख बनाना है। तो एक दंड आलेख इस प्रकार हम खींचेंगे, ये हम यहाँ पर चार्ट बना देंगे। देखें यहाँ पर थोड़ा मैंने वीडियो को रोक करके ये दंडालेख बना दिया। ठीक है, आप इनको क्या है, इस प्रकार के दंडालेख यहाँ पर स्केल से खींच के बना लें यहाँ पर। ठीक है, तो ये बना लिया। यहाँ पर क्या है, 2001 में यहाँ पर क्या उत्पादन कितना, 45 टन। तो थोड़ा ऊपर जाता है यहाँ पर 45 टन। ठीक है, ये ऊपर जाएगा 45 टन है, तो ये 45 टन यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और 2002 में 48 टन, मतलब इससे थोड़ा और ऊपर जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, ये ऊपर बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 2003 में 60 टन, 2003 में 60 वाली लाइन के टच में करेगा। 2004 में 62 टन, तो 60 से थोड़ा ऊपर, और 2005 में 80 टन, तो ये 80 वाले गैप पॉइंट को करेगा। ठीक है, साइड में हम यहाँ पर लिख देंगे, इधर क्या है, यहाँ पर उत्पादन लाख टन में, लाख टन में। ठीक है, टन में, और नीचे लिख देंगे क्या है, ये वर्ष। ठीक है, इस प्रकार आप इसको बना लोगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्या दिया है, किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक स्वाद दिया गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको भी क्या करना है, आपको पाई चार्ट ही बनाना है। तो पाई चार्ट मतलब वृत्त चार्ट आपको बनाना है। तो वृत्त चार्ट अपन यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हम क्या बना लिए, वृत्त बना दिए। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है, 50% चॉकलेट, मतलब चॉकलेट आधी हुई। ठीक है, और ये दोनों 25-25% मतलब आधे आधे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चॉकलेट हुई, चॉकलेट कैसी 50% मतलब आधी हुई, तो पूरे व्रत का आधा आपने चॉकलेट कर दी है 50%। ठीक है, दूसरा 25% यहाँ पर वनीला, तो यहाँ पर क्या, ये वनीला कर दो, यहाँ पर कितना 25%, वनीला कर दीजिए 25%।
और शेष 25% अन्य प्रकार की, तो अन्य प्रकार की यहाँ पर 25% अन्य प्रकार हुई, बराबर बराबर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पाई चार्ट बन गए, जो जानकारी आपको दे रखी है उसके अनुसार। ठीक है, फिर आगे, तो आगे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रकार अपना ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रकार की अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सभी के लिए जय श्री राम।